2300 साल पहले बुद्ध मत एक तारीक दौर में दाखिल हो चुका था। इसके पैरोकार 18 मुख्तलिफ फिरकों में बंट चुके थे। हर किसी का दावा था कि वही हकीकी सच्चाई के रास्ते पर है। बुद्ध मत में एक भी ऐसी करिश्माती और ताकतवर शख्सियत नहीं थी जिसके गिर्द तमाम फिरके जमा हो सकें। इसे एक मसीहा चाहिए था। 261 BCE में 261 BCE में किंग अशोका बुद्धिज्म का मसीहा बनकर सामने आया। इसने बुद्ध मत को नए सिरे से तरतीब देने और फैलाने का बीड़ा उठाया। इसकी ताकत और करिश्माती शख्सियत ने बुद्ध मत में फिरकावारियत को कुछ अरसे के लिए मिटा डाला। ये बुद्ध मत के सुनहरी दौर का आगाज था। अशोक आजम ने कदीम दौर में एक खास किस्म की सेकुलर रियासत को भी जन्म दिया, जिसकी निशानियां आज भी आपको हिंदुस्तानी झंडे में और उनकी निशानियों में नजर आएंगी। इस सब के साथ शहंशाह अशोक आजम को अपने असूलों की खातिर भारी जाती कुर्बानी भी देना पड़ी। हम अशोका की बायोग्राफी के दूसरे हिस्से में आपके सामने यही सब रखेंगे। क्यूरियस फेलोज, मैं फैसल वड़ाइच। अशोका ने कलंगा फतह करके कुछ जुनूबी इलाकों के अलावा तकरीबन पूरे हिंदुस्तान को अपने ज़ेरे असर कर लिया था, जिसके बाद अगला ज़्यादा बड़ा चैलेंज उसके सामने ये था कि बुद्ध मत के 18 फिरकों को किसी तरह दोबारा एक मजहबी लड़ी में पिरोया जाए, एक मजहबी तशरीह पर जमा किया जाए। इसके लिए अशोका ने अपने दारुल हुकूमत पाटलिपुत्रा में बुद्ध मत के तमाम बड़े रहनुमाओं को तलब कर लिया। इसे बुद्ध मत का तीसरा बड़ा इज्तिमा या थर्ड कौंसिल कहा जाता है। अशोका खुद भी कौंसिल के मुख्तलिफ सेशंस अटेंड करता रहा ताकि बुद्ध रहनुमाओं को ये एहसास होता रहे कि इन पर एक सेंट्रल अथॉरिटी का चेक मौजूद है। ये कौंसिल तकरीबन 9 माह तक जारी रही। इसमें एक आइडियोलॉजिकल एंगल फाइनल कर लिया गया और फैसला किया गया कि जो लोग बुद्धा के इस नए मुतफ़क्का रास्ते से अलग हैं वो दरअसल भटक गए हैं। इन्हें मज़हब से निकाल कर बुद्ध मत को अब खालिस किया जाएगा, पाक किया जाएगा। स्क्रूटनी शुरू हो गई और कम से कम 60,000 लोग इस मजहब से निकाल दिए गए। बाकी बचने वाले बुद्ध मत की एक तशरीह और एक लिटरेचर पर मुत्तफिक हो गए, जमा हो गए। इस थर्ड कौंसिल के बाद अशोका ने मौजूदा भारतीय रियासत बिहार से लेकर नेपाल तक बुद्ध मत के अहम मुकद्दस मकामात का दौरा शुरू किया। इन जगहों पर उसने बुलंद सुतून यानी पिलर्स और मंदिर वगैरह बनवाए। बिहार के इलाके बुद्ध गया में अशोका ने उस दरख्त बुद्धि की जियारत भी की जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को निर्वाण मिला था। यहाँ उसने दरख्त के पास ही महाबोधि मंदिर भी तामीर करवाया। असल मंदिर तो दोस्तों आज मौजूद नहीं, लेकिन इसी नक्शे पर बाद में किसी वक्त एक तामीर किया गया मंदिर मौजूद है। अशोका वाराणसी यानी मौजूदा बनारस के करीब सरनाथ के मुकाम पर भी गया, जहां बुद्धा ने निर्वाण मिलने के बाद पहली बार अपने 5 शागिर्दों के सामने तबलीग शुरू की थी। उस जगह भी अशोका ने एक सुतून तामीर करवाया जिसकी बाकियात आज मौजूद हैं। इसके अलावा उसने नेपाल में भी बुद्ध स्टूपास का दौरा किया। बुद्ध मज़हब में दोस्तों स्टूपास को आप यूं समझें कि जैसे इस्लाम में मुकद्दस मकामात या ज़ियारतें होती हैं, या हिंदू धर्म को लें तो इसमें समाधि वगैरह होती है, या फिर क्रिश्चियनिटी के एतबार से सैक्रेड रेलिक्स होते हैं, जैसा कि रियल क्रॉस का कोई टुकड़ा किसी स्लीब में लगाकर इसे भी मुकद्दस मान लिया जाता है। तो इसी तरह अब बुद्ध मत में ये किया करते थे कि किसी घड़े में बुद्धा की राख का कुछ हिस्सा बिछाकर या उनसे मुतल्लिक अशिया वहाँ रख कर ऊपर मिट्टी डाल देते थे। इससे एक छोटी सी पहाड़ी बन जाती थी या नीम दायरा नुमा एक स्ट्रक्चर सा बना दिया जाता था। यूं ये मुकाम भी मुकद्दस हो जाता था और इसे स्टूपा का नाम मिल जाता था। यहाँ पर मजहबी तालीम भी दी जाती थी क्योंकि यहाँ पर बुद्ध स्कॉलर्स आकर रहते थे। सो ये बुद्ध मत को फैलाने में एक बुनियादी किरदार अदा करता था। बुद्ध तारीख के मुताबिक कदीम तरीन स्टूपास 8 थे और इन सब में बुद्धा की राख दफन थी। अशोका इस राख और दीगर मुकद्दस अशिया को अपनी सल्तनत में फैलाकर बुद्ध मत मजहब को लोकल कल्चर का हिस्सा भी बना रहा था। वो कदीम स्टूपास खुलवा कर उनसे मुकद्दस राख और दीगर अशिया निकलवा लेता या बस कह देता कि यहाँ से राख दरियाफ्त हो गई है, और फिर इस राख के अज्जा से सैकड़ों नए स्टूपास खड़े कर देता। आप अंदाज़ा करें कि मौर्यन एम्पायर में 84,000 स्टूपास तामीर करवाए गए। इतनी राख उसको मिली थी। इन सब में बुद्धा की राख और दीगर मुकद्दस अशिया के होने का दावा किया जाता है। इस सब से बुद्ध मत के फैलने में बहुत मदद मिली और हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में बुद्ध मत एक शानदार मजहब के तौर पर फैल गया।
इस बारे में एक लेजेंड भी है, वो यूं कि अशोका 8 में से 7 स्टूपा से मुकद्दस अशिया निकालने में कामयाब हो गया था। लेकिन जब वो नेपाल के इलाके रामाग्रामा के एक स्टूपा पर पहुंचा तो एक सुपरनेचुरल लाइफ, एक देवमालाई किरदार नागा ने उसे रोक लिया। ये देवमालाई किरदार सांप और इंसान की मिली जुली सी एक शक्ल थी। इसी की वजह से अशोका 8वें स्तूपा को नहीं खोल सका। इस वाक़े की लेगेसी यह है कि अब बुद्ध अकीदे के मुताबिक रामाग्रामा वाहिद स्तूपा है जिसे कभी नहीं खोला गया, और यही अपनी कदीम तरीन असली हालत में मौजूद है। दोस्तों, अशोका ने मजहबी दौरों, स्टूपास बनवाने यानी बुद्ध मत को फैलाने के साथ साथ इस दौरान जो एक और बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया बुद्ध मत के लिए, वो बुद्धा की जय पैदाइश जन्म भूमि पर एक यादगार स्तून की तामीर थी, इसे फिक्स करना था। बुद्धिस्ट कम्युनिटी का अकीदा है कि महात्मा बुद्ध नेपाल के इलाके लंबिनी के एक बाग में पैदा हुए थे। ये अकीदा इसी वजह से है कि अशोका ने अपने दौर की जुबानी रवायात को बाकायदा डॉक्यूमेंट करवाया था। उसने लंबिनी के बाग में एक स्तून तामीर करवाया जिस पर लिखवाया पहली बार कि इस जगह बुद्धा ने जन्म लिया था। ये पिलर दोस्तों आज भी मौजूद है। ये बुद्धा की इस मुकाम पर पैदाइश का कदीम तरीन तारीखी रिकॉर्ड भी है। इससे पहले की कोई तहरीर मौजूद नहीं है। इस तरह अशोका ने कम से कम 20 मुकामात पर मजहबी तहरीरों वाले मजीद पिलर्स भी तामीर करवाए थे। इन्हें पिलर्स ऑफ अशोका आज कहा जाता है। कुछ सतून, कुछ पिलर्स आज भी बेहतर हालत में मौजूद हैं। इनमें से 2 पिलर्स इंडियन कैपिटल दिल्ली में भी हैं, मगर ये दिल्ली वाले सतून इसी जगह अशोका ने नहीं बनवाए थे। उसने तो एक पिलर मीरठ में और दूसरा हरियाणा के गांव टोपरा कलां में तामीर करवाया था। तहम 14th सेंचुरी में 14वीं सदी में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक इन दोनों को उखाड़ कर दिल्ली ले गया था। मीरठ वाला सतून मौजूदा पुरानी दिल्ली के बाहर वाक़ एक छोटी सी पहाड़ी पर नस्ब करवा दिया गया, जबकि टोपरा कलां वाला पिलर तुगलक दौर के किले फिरोज शाह कोटला में गाड़ दिया गया। अशोका ने पत्थरों पर और भी बहुत सी मजहबी और इखलाकी तहरीरें अपने दौर में लिखवाईं, जिन्हें एडिक्ट्स ऑफ अशोका कहा जाता है। इनमें से कुछ हम आपको पिछली एपिसोड में दिखा चुके हैं, और इनमें अशोका ने मजहब और बकाए बाहमी और कोएग्जिस्टेंस के मुतालिक जो कुछ कहा था हमने आपको बताया था। ये पत्थरों वाले कतबे मौजूदा पाकिस्तान, भारत, नेपाल और अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं। इनमें से एक शानदार कतबा उड़ीसा में कलंगा की जंग वाले मुकाम के करीब नस्ब है। इसमें एक चट्टान को हाथी के अंदाज में तराश खराश कर इस पर भी तहरीर लिखवाई गई थी। अशोका की तहरीरें ज़्यादातर प्राकृत जुबान में ही थीं, जो संस्कृत से पहले शुमाली हिंदुस्तान में आम बोली जाती थी। इनका स्क्रिप्ट ब्राह्मी में हुआ करता था। इसी स्क्रिप्ट से बाद में मौजूदा इंडियन देवनागरी तर्ज तहरीर ने जन्म लिया था। इसके अलावा कुछ फरमान एक और हिंदुस्तानी राइटिंग स्टाइल खरोश्ती या गंदारी में भी हमें मिलते हैं। फिर चंद तहरीरें यूनानी और आरामिक स्क्रिप्ट्स में भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान में कंधार और पाकिस्तान में मानसहरा और शहबाजगढ़ी के इलाकों में अशोका दौर के पत्थरों वाले कतबे हमें मिलते हैं, मौजूद हैं आज भी। अशोका ने बुद्ध मत को अवाम के हर तबके तक पहुंचाने के लिए धर्म महामातर मुकर्रर किए। ये सरकारी अफसरान थे जो मजहब की तबलीग के साथ साथ गरीबों की मदद भी करते थे और मजलूमों को इंसाफ लेने में मदद करते थे। यूं अशोका की सरपरस्ती में बुद्ध मत खूब फला फूला और हिंदुस्तानी अवाम की मेजॉरिटी ने यह मजहब कबूल कर लिया। एक तरह से अशोका ने हिंदुस्तान में वैसी ही कामयाबी हासिल कर ली थी जो 4th सेंचुरी में रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने हासिल की थी। आप जानते हैं कि उसने पूरी रोमन एम्पायर को सरकारी सरपरस्ती में क्रिश्चियन बना लिया था। उसी तरह अशोका ने हिंदुस्तान में बुद्ध मत को एक गालिब मजहब के तौर पर फैला दिया था। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन और अशोका में एक फर्क वाज़ेह था। वो यूं कि रोमन एम्पायर में 1 एम्परर, 1 गॉड और 1 जनरल का असूल था, यानी एक आदमी, मतलब एक मजहब, एक सिपासलार और एक शहंशाह के नीचे ही एक सल्तनत कायम रह सकती है। इसीलिए वहां रोमन एम्पायर में मसीहत के अलावा किसी दूसरे मजहब को बर्दाश्त नहीं किया जाता था। इसी वजह से वहाँ एक ख़ास किस्म की थियोक्रेसी यानी चर्च की मोनोपोली रफ्ता रफ्ता कायम हो भी गई थी। लेकिन अशोका की मौर्यन एम्पायर में ऐसी ज़बरदस्ती नहीं थी। बुद्ध मत की सरकारी सरपरस्ती मौजूद थी, मगर दूसरे मज़ाहब पर पाबंदियाँ नहीं थी। मतलब इस सल्तनत का पेंडुलम थियोक्रेसी की निस्बत सेकुलरिज्म की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था। अशोका ने अपनी सल्तनत की हदूद से बाहर भी बुद्ध की तालीमात फैलाने के लिए भरपूर मुहिम्मात चलाईं, ख़ास तौर पर श्रीलंका में।
اس نے اپنے ایک بیٹے مہندرا اور بیٹی سنگھامترا کو تبلیغی مشن پر پریچر بنا کر سری لنکا بھیجا تھا۔ یہ دونوں بچے اس کی پہلی بدھ بیوی مہارانی دیوی کے بطن سے تھے۔ اپنی ماں کے اثر میں وہ دنیا داری چھوڑ کر بدھ مت کے راہب بن چکے تھے۔ سنگھامترا اپنے ساتھ بدھ گیا سے نروان والے مقدس درخت کی شاخ بھی سری لنکا لے کر گئی تھی۔ اس شاخ کو سری لنکا کے علاقے انورادھا پورا میں گاڑا گیا، جس سے ایک درخت اگا۔ اسے جے شری مہابودھی درخت کہا جاتا ہے۔ اس درخت کو آج سری لنکا میں بدھ گیا کے درخت ہی کی طرح مقدس مانا جاتا ہے اور لوگ اس کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اشوکا نے بدھا کی ایک ہڈی کا ایک ٹکڑا، شاید کالر بون، اور ایک دانت بھی سری لنکا بھیجا تھا۔ انہیں بھی انورادھا پورا میں ہی محفوظ کیا گیا۔ اشوکا کے بیٹے اور بیٹی نے پوری زندگی سری لنکا ہی میں گزاری تھی۔ انورادھا پورا کے راجا دیونام پیا تیسا نے مہندرا کے ہاتھ پر بدھ مت قبول کر لیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے میں سری لنکن عوام کی اکثریت نے بھی یہی مذہب اپنا لیا۔ آج سری لنکا کے لوگ اشوکا کے دونوں بچوں سے بہت عقیدت رکھتے ہیں اور وہاں ان دونوں کے مجسمے بھی عام پائے جاتے ہیں۔ کیورس فیلوز اشوکا نے زندگی بھر مذہبی اور فلاحی پروجیکٹس جاری رکھے، لیکن اس کی زندگی کا اختتام بہت ہی دردناک تھا۔ اگر ہم بدھ روایات پر یقین کریں تو آخری عمر میں اشوکا کی اقتدار پر گرفت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کی حد سے بڑھی ہوئی نرم دلی اس کی دشمن بن گئی تھی۔ اس کے رشتہ دار، درباری اور گورنرز ناجائز فائدے اٹھانے لگے تھے۔ خاص طور پر اس کے پوتے سمپراتی، جسے اشوکا نے اپنا ولی عہد بھی مقرر کیا تھا، اس نے اپنے دادا کو محل میں نظر بند کر دیا اور قسطوں میں موت دینا شروع کر دی۔ اشوکا کو سونے چاندی کے برتنوں کی جگہ مٹی کے برتنوں میں کھانا دیا جانے لگا۔ یہ کھانا بھی رفتہ رفتہ انتہائی کم کر دیا گیا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک پلیٹ میں ایک پھل کا آدھا ٹکڑا رکھ کر اس کے آگے گویا پھینک دیا گیا۔ غالباً یہ آم یا آملہ تھا۔ اشوکا نے جب یہ ٹکڑا دیکھا تو ٹھنڈی سانس بھر کر کہا، میں اتنی بڑی سلطنت کا شہنشاہ ہو کر صرف اس آدھے آم کا مالک ہوں۔ اس بے توقیری کو زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اشوکا بیمار ہو کر بستر سے لگ گیا۔ بیماری سے پہلے اس نے بدھ مت کے پھیلاؤ کے لیے 100 کروڑ سونے کے سکے عطیہ بھی کر دیے۔ مرنے سے پہلے اس کی آخری خواہش تھی کہ وہ مزید 4 کروڑ سکے بدھ مت کے لیے وقف کر کے جائے، لیکن سمپراتی نے وزیروں کے بھڑکانے پر یہ خواہش پوری کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں اپنے والد ہی کی طرح ایک نافرمان اولاد کا دکھ لیے اشوکا چل بسا۔ اس کی وفات 232 BCE میں 80 سال کی عمر میں ہوئی۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ اشوکا کا پوتا سمپراتی جین مذہب سے تعلق رکھتا تھا، یعنی بدھ مت کے رائیول ریلیجن سے۔ عین ممکن ہے کہ اشوکا سے اس کے برے سلوک کی کہانیاں بعد میں مذہبی بنیادوں پر گھڑی گئی ہوں۔ اس کا ایک ہلکا سا اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ شہنشاہ کی موت پر سمپراتی نہیں بلکہ اس کا ایک اور پوتا دشرتھ راجا بنا تھا۔ دشرتھ کے بعد پھر کہیں جا کر سمپراتی کی باری آئی تھی اور وہ حکمران بنا تھا۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اشوکا کے بعد پھر موریان امپائر میں کوئی اتنا بڑا حکمران نہیں آیا جتنا بڑا اشوکا تھا۔ امپائر آپسی لڑائیوں اور سازشوں کی وجہ سے کمزور ہوتی چلی گئی۔ 180 BCE میں موریان امپائر کے آخری بادشاہ بریہدراتھ کو اس کے برہمن سپہ سالار پشیا مترا نے قتل کر دیا۔ اس نے موریان امپائر کی جگہ شونگا کے نام سے اپنی نئی سلطنت قائم کی۔ اگلے تقریباً 1000 سال تک مختلف شکلوں میں برہمنوں کی حکومتیں چلتی رہیں۔ برہمن آقاؤں نے اپنی سرپرستی میں بدھ مت کو ہندو دھرم سے ریپلیس کرنے کے لیے بہت کام کیا۔ آہستہ آہستہ عوام کی میجورٹی کو کنورٹ کر کے ہندو بنا بھی لیا گیا۔ اس ریلیجن میں بدھ مت کے پیروکار ایک مائنورٹی بن کر رہ گئے۔ ہاں، یہ ریلیجنزم سری لنکا میں نہیں ہو سکی، وہاں آج بھی بدھ مت کے ماننے والے میجورٹی ہی میں ہیں۔ دوستو، موریان امپائر کے خاتمے کے تقریباً 2000 سال بعد مارچ 1905 میں سرناتھ کے علاقے سے 4 شیروں والا ایک مجسمہ برآمد ہوا۔ آرکیالوجسٹ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ مجسمہ اشوک اعظم نے بنوایا تھا۔ اسے دی لائن کیپٹل آف اشوکا کا نام دے دیا گیا۔ اس شیروں والے مجسمے کو 1947 میں پارٹیشن کے بعد انڈیا کا نیشنل سمبل بھی قرار دے دیا گیا، جبکہ اس میں بنا ہوا پہیا جسے اشوک چکر کہا جاتا ہے، اسے بھارت کے قومی پرچم پر بھی چھاپ دیا گیا۔ یہ انڈیا کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی خواہش پر کیا گیا۔ غالباً وہ ہندوستان کو تاریخی موریان امپائر کی اشوکا روایات سے جوڑنا چاہتے تھے۔
क्योंकि नेहरू भारत को वाज़े तौर पर एक सेकुलर रियासत बनाना चाहते थे, मगर आज के बदलते हालात में जैसा कि हम देख रहे हैं, ऐन मुमकिन है बीजेपी बाबरी मस्जिद और ताजमहल से फारिग होकर झंडे में और अलामतों में भी अशोक चक्र की जगह शिव जी का त्रिशूल बनाने को ज्यादा बड़ी हुब्बुल वतनी साबित करते। दोस्तों, अशोका ने हिंदुस्तान के मल्टी कल्चरल मुआशरे को पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के जरिए मजबूत कर दिया था। उसने दिखा दिया था कि सकाफती हमांगी और बर्दाश्त के असूल कितने बड़े रकबे और कितनी ज़्यादा सोच के इंसानों को एक एम्पायर में जमा कर सकते हैं। और तारीख ने यह साबित भी किया कि जब इन असूलों को तोड़ा गया तो जुग्राफिया कई रियासतों में बढ़ता रहा और बार बार बढ़ा। आखिरी बार ये तकसीम 1947 में सामने आई। इसकी पूरी कहानी कि ऐसा क्यों हुआ अब यहाँ जान सकते हैं। यहाँ तकसीम दर तकसीम की एक और कहानी 1971 की आप देख सकते हैं। और यहाँ जानिए जेहलम के राजा पोरस की दास्तान, जो सिकंदर यूनानी के सामने डट कर खड़ा हुआ और खूब लड़ा।